नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हरी सम्राट। प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों पर यूपी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। 2019 का जो महाकुंभ था उसमें करीब 24 करोड़ लोग आए थे और इस बार के महाकुंभ में करीब 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। प्रयागराज एयरपोर्ट को कुल 6 एयरो ब्रिज के साथ अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों ने प्रयागराज में सीमा शुल्क निकासी सुविधाओं का अनुरोध किया। करीब 25 से 30 शहरों से प्रयागराज जुड़ रहा है। महाकुंभ के दौरान कई व्यावसायिक और चार्टर्ड उड़ानें यहाँ उतरेंगी। यह महोत्सव प्रयागराज की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। प्रयागराज महाकुंभ आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। आप सभी विदित हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से यूनेस्को ने इसको मान्यता देने का काम किया और 2019 का जो 19 का कुंभ था उसमें लगभग 24 करोड़ लोग आए थे और इस महाकुंभ में लगभग 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जो अभी रुझान दिख रहा है। आज गंगा एक्सप्रेसवे 36,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है मेरठ से प्रयागराज आने के लिए। एयरपोर्ट 6 एरो ब्रिज के साथ, पहले 3 एरो ब्रिज थे, अभी और 3 एरो ब्रिज के साथ 6 एरो ब्रिज के साथ प्रयागराज का एयरपोर्ट अपना दिव्य और भव्य रूप ले रहा है, उसका एक्सटेंड हो रहा है। बहुत सारे देश विदेश से जो विदेश के लोग हैं वो कह रहे हैं कस्टम क्लियरेंस हमें यहीं करा दी ताकि हम लंदन या दुबई से फ्लाइट लेके सीधा यहीं आ जाए। तो निश्चित रूप से हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयागराज नाम ही नहीं बदला, पूरा प्रयागराज का स्वरूप बदला है। आपने एयरपोर्ट पे बड़ा विस्तृत काम किया, आप ही की वजह से यहाँ से आया। क्या यूपी का, देखिए यूपी एरो ब्रिज वाला ये एयरपोर्ट है? नहीं, एरो ब्रिज सभी जगह हैं, बट यहाँ प्रयागराज में एयरपोर्ट का खुलना, मात्र 11 महीने में एयरपोर्ट को चालू होना और अब 6 एरो ब्रिज के साथ ही सीधा लोगों को बस पे आना पड़ता था, पैदल आना पड़ता था। एरो ब्रिज से फ्लाइट लगेगी और एरो ब्रिज के साथ सीधा आ जाएंगे और लगभग 23 से 25 शहरों से जुड़ रहा है सीधा प्रयागराज और उसकी कैपेसिटी भी डबल से ज़्यादा हो रही है। आप देखिए सरस्वती कूप, आप देखिए भरद्वाज आश्रम, भरद्वाज जी की दिव्य भव्य प्रतिमा, उनके आश्रम को जिस तरह से उसका कॉरिडोर बना, लेटे हुए हनुमान जी, पूरी दुनिया के लोग जब आते हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग वहाँ मत्था टेकने जाते हैं, वो टीन शेड में थे, उनका भव्य कॉरिडोर बना। नागबासुकी मंदिर के लिए जो गलियों से, सकरी गलियों से गुजर करके जाना पड़ता था, वो कितना दिव्य भव्य बना। पक्का घाट बना गंगा जी के किनारे। तो निश्चित ये एयरपोर्ट मतलब आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती की पूर्व संध्या पर लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अटल स्वास्थ्य मेले का भी शुरुआत किया जा रहा है। आपको बता दें कि वहीं शाम को अटल गीत गंगा नाम से एक बृहद कार्यक्रम होने वाला है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे। कवि कुमार विश्वास उन्हें अपने गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रातःकाल एक युवा कुंभ के डी सिंह बाबू स्टेडियम में होने वाला है। इसके उपरांत अटल स्वास्थ्य मेले का भी आज प्रारंभ किया जाएगा और शाम को अटल गीत गंगा के नाम से 4 बजे अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर मेडिकल कॉलेज लखनऊ में अटल गीत गंगा के नाम से एक बृहद कार्यक्रम होने वाला है। उसमें आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में रहने वाले हैं और युग कवि आदरणीय कुमार विश्वास जी पूज्य अटल जी को अपने गीतों के माध्यम से उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे।
पवित्र कुंभ की शुरुआत हो रही है, तो कुंभ में स्वास्थ्य सेवाएं क्या? पूरी तैयारी है और आप एक बार विजिट। दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि मेरा उनसे एक साधारण सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल के बारे में उन्होंने कहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल योग्य मुख्यमंत्री बनने के लिए हैं? क्या अदालत ने उन्हें फाइल पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी है? उन्होंने जितने भी वायदे किए थे वो सब अधूरे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ घोषणा कर सकते हैं, उन्हें लागू किया क्या, इस पर वे क्या कभी जवाब दे सकते हैं? मेरा एक सिंपल सवाल है, क्या वो एलिजिबल हैं? क्या कोर्ट ने उनको अब इजाजत दे दी है कि वो फाइल साइन कर सकते हैं? जब वो एलिजिबल ही नहीं है तो किस बात पर, किस बिना पर वो ये बात कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। 12:30 बजे यमुना का जो हाल है उसको लेकर एलजी ने बकायदा चिट्ठी लिखी है और ये कहा है केजरीवाल से कि वो जाए और जाके देखें जो बात उन्होंने कही थी और सूरत हाल क्या है, एक बार उसका जाके विजिट करें। देखिए, केजरीवाल जी के जो सरकार है आज इस समय, उससे लोगों का तो विश्वास उठ ही चुका है। कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, चाहे वो सीएजी की रिपोर्ट्स हों, कोर्ट के कहने के बावजूद भी वो आज तक टेबल नहीं हो पा रही हैं। यमुना की बात है, यमुना पूरी तरीके से दूषित है, हम सबको मालूम है। इन्होंने वादा भी किया था, आज वो वादे से मुकर भी रहे हैं। आज वो गलती मानकर अपने आप को एक उससे एस्केप करना चाहते हैं। लेकिन जितने भी वादे इन लोगों ने किए थे वो कहीं ना कहीं अधूरे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सिर्फ लोगों को धोखा मिला है और आज उस धोखे से लोग परेशान होकर ही आज आम आदमी पार्टी से लोगों को विमुख होना पड़ा है। 12:30 बजे वो एक और घोषणा कह रहे हैं कि हम करने जा रहे हैं दिल्ली की। क्या कहेंगे? सिर्फ घोषणा कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट क्या किया है, क्या उसका जवाब देंगे कभी? पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, हम चाहेंगे कि विपक्ष भी, सभी सांसद विधायक भी यहां आए। पूरे बिहार में सत्ता पक्ष के सांसद विधायक के घर के बाहर बैठना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें क्या राजनीति है, ये लोग इतने दिनों से विरोध कर रहे हैं और उनकी एकमात्र मांग है कि परीक्षाएं फिर से होनी चाहिए। कोई डीएसपी, कोई एसडीएम, यही तो गवर्नमेंट चलाएंगे। और इस बच्चे पर आप जुल्म करोगे, लाठी चलाओगे, आप कहोगे एनार्की है, इस बच्चों को फंसाने का प्रयास करोगे, तो हमारे जैसा व्यक्ति, हम तो चाहेंगे कि सभी जितने विपक्ष के एमपी एमएलए हैं सबको बैठना चाहिए और पूरे बिहार में सत्ता पक्ष के एमएलए एमपी को निकलने नहीं देना चाहिए, घर के आगे बैठना चाहिए। इस मामले से लगता है बिहार में राजनीति हो रही है, विपक्ष के भी नेता आ रहे हैं, कई कोचिंग अच्छा एक बात आप बताइए, इसमें पॉलिटिकल का क्या मैटर है? यह मियां मिट्ठू बनना नहीं है, इसमें क्या यदि आपको किसी को आना है तो बैठो यहाँ, वो काम करे, वो इस बच्चों के साथ पूरी ताकत के साथ, ताकि पूरी दुनिया देखे इसको। ये 2 मिनट की भौरपियागिरी से तो कुछ होना जाना नहीं है। या तबियत ज्यादा खराब हो रहा है जो हमारा अनशन पे जो बैठे हुए जो लोग, आप हमको एक बात सीधा आप बताइए, हम आपको सीधा पूछते हैं कि कोचिंग का सवाल या सिस्टम का नहीं है, हमें आप यह बताइए कि जो बीपीएससी कोचिंग को बुला के पूछ रहा है या किसी दूसरे अलग को न्योता दे रहा है, आप जब हमारे पास गवर्नमेंट सिस्टम है, डीएम है, तो आप दूसरे से पूछ के एग्जाम कंडक्ट कैसे करते? आप कौन होते हैं दूसरे से पूछ के एग्जाम कंडक्ट करने वाले? आप तो पहले ही हमको बेच रहे हैं, पहले ही आप हमारे भविष्य को तब ये कर रहे हैं। और अब सबको पता है कि क्या क्या प्रैक्टिस हुई है। जो प्रैक्टिस है नॉर्मल क्वेश्चन, पहला आप एक क्वेश्चन लाते हो जिसमें आप प्रश्न दे देते हो, 2 के बाद आप उत्तर दे देते हो, दोनों को सोल्व करा देते हो। ये कैसे संभव है भाई? तो इसीलिए इसमें क्या राजनीति हो गया? प्रेस वाले लोगों को तो कुछ आता नहीं है, इसमें क्या राजनीति हो जाएगी? बच्चे 7 दिनों से मर रहे हैं, अपनी लाइफ को जोखिम में डाले हुए हैं। हैदराबाद स्थित जुबली हिल्स में अभिनेता अल्लू अर्जुन के आवास के बाहर सुरक्षा तैनात की गई। आपको बता दें कि हैदराबाद पुलिस ने अभिनेता अल्लू अर्जुन को नोटिस जारी कर संध्या थिएटर घटना के सिलसिले में उनके सामने पेश होने को कहा है। अब बता दें कि अभिनेता अल्लू अर्जुन कोर्ट पहुंच चुके हैं।
उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि कांग्रेस हर दिन बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करती थी। कांग्रेस जो संविधान को नहीं मानती, जिसने आपातकाल लगाया, अगर वही कांग्रेस आज बाबा साहब की अनुयायी बनती है तो यह अतिशयोक्ति लगती है। वो तो खुली छूट है। ये कांग्रेस सब दिन तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के अधिकार को लेकर किससे लड़ते रहे? कांग्रेस से। और कांग्रेस बाबा साहब के विरोध करती रही आज़ादी से लेके। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी चुनाव लड़े, 2 बार कांग्रेस ने हराया, तो मुस्लिम लीग से जीत के गए और मिनिस्टर बने। तब भी वो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की ही बात कर रहे थे, अधिकार की बात कर रहे थे। तो कांग्रेस के लोगों ने नहीं माना, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजाइन दे दिया। वही कांग्रेस जो संविधान को नहीं मानती, इमरजेंसी लगाया, लाखों नेताओं को जेल में डाला, पत्रकारों को जेल में डाला, वो कांग्रेस पार्टी अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करे, रहनुमाई बने, तो अतिशयोक्ति लगती है। यही कुछ बात भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी विरासत के अपमान के लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी भारत में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हम ही लोग नहीं, अब आने वाली पीढ़ी भी, या यूं कह लीजिए कि जब तक देश में लोकतंत्र रहेगा तब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लोग याद करते रहेंगे। कल लखनऊ में एक बड़ी घटना हुई थी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि कांग्रेस ने बाबा भीमराव अम्बेडकर को परेशान करके उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवाकर चुनाव हरवाने का काम किया। और अगर उन्हें बाबा भीमराव अम्बेडकर से इतना ही लगाव था तो उनकी कहीं उन्होंने मूर्ति क्यों नहीं स्थापित की। उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरी तरह से कांग्रेस नौटंकीबाज लोग हैं। बीजेपी अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के उत्थान और कल्याण और सम्मान के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का कभी सम्मान नहीं करते। वे लोकतंत्र को कमजोर करेंगे। वे अपने परिवार की जिम्मेदारी चलाना चाहते हैं। दोहरे चरित्र की मानसिकता वाले ये लोग देश के हित में नहीं है और हमेशा देश को कमजोर करते हैं। कांग्रेस जो है पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कर रही है अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर के, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर उन्होंने बयान दिया था। कैसे देखते हैं? नीचे करो ना यार। ये कांग्रेसी जो है बाबा भीमराव अंबेडकर को प्रताड़ित करके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवाए। ये लोग मिल करके चुनाव हरवाने का काम किए। और अगर जो बाबा भीमराव अंबेडकर से इतना ही लगाव था तो उनकी कहीं मूर्ति तक नहीं लगवाए, सेंट्रल हॉल में कहीं उनका तैलचित्र नहीं लगा, और बाबा भीमराव अंबेडकर को ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने दिए। अरे ये नौटंकीबाज लोग हैं। आज पंच तीर्थ भाजपा ने करवाया और भाजपा अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति का उत्थान और कल्याण और सम्मान के लिए काम करता है। और ये लोग कांग्रेसिया कभी भी अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का सम्मान नहीं देगा, लोकतंत्र को कमजोर करेगा, अपने परिवार की जिम्मेदारी चलाना चाहता है। इतना ही लगाव कांग्रेसिया घोषित करे कि बाबा भीमराव अंबेडकर का नेहरू से ज्यादा सम्मान और महत्व देंगे। है हिम्मत, दोहरा चरित्र न अपनाए। ये दोहरे चरित्र के मानसिकता के लोग देश के हित में नहीं, हमेशा राष्ट्र को कमजोर करते हैं। सर, जिस तरीके समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने चंदौसी क्षेत्र में एक प्राचीन बावड़ी की खुदाई पर कहा कि संबल काफी समय से चर्चा में है। संबल पूरे देश को भाईचारे का संदेश देता था। सब बीजेपी सरकार और उसके अधिकारियों ने संभल में इस भाईचारे के इतिहास को मिटाने की कोशिश की, जिसका नतीजा यह हुआ है कि लोगों की जानें गई और लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस पर समाजवादी पार्टी ने 15 सदस्यों की कमेटी भेजी, लेकिन सरकार ने उन्हें जाने नहीं दिया। यह सिलसिला अभी भी जारी है। आज देश में कई बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है देश, जिसमें किसानों की कई समस्याएं हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर है, लेकिन सरकार उन्हें जाने नहीं दे रही है। बीजेपी ने अपनी
अपनी सारी कमियों और अक्षमताओं को छिपाने के लिए यह सब किया है। आज देश और प्रदेश में महंगाई दूर करने और युवाओं को रोजगार देने की जरूरत है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ संबल पर ध्यान दे रही है। देखिए, संबल जो है काफी दिनों से देश स्तर पर चर्चा में है। संबल समूचे देश को आपसदारी भाईचारा का पैगाम देता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उनके अधिकारियों ने संबल में इस भाईचारा आपसदारी का जो माना जाना इतिहास है उसको मिटाने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि 5 जाने गई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसके संबंध में लोकसभा में और विधानसभा उत्तर प्रदेश में चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने माता प्रसाद पांडे, जो हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में 15 सदस्यों की एक कमेटी बनाकर इस निर्देश के साथ भेजा कि जाए वहां क्या हो रहा है, कितना अत्याचार हुआ, कितने लोग सताए गए, कितनी हानि हुई और कौन जिम्मेदार है। लेकिन सरकार ने जाने नहीं दिया। इस मामले को लोकसभा में सदन के चलते हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने सारे मुद्दों को छुआ और ये बताया कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के जो अधिकारी हैं पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और जो संबल की अपनी एक पहचान थी पूरे देश और दुनिया में, उस पहचान को मिटाने का काम किया है और इसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो लोग मरे हैं शासन से उनको आर्थिक सहायता की भी मांग की गई। अब ये सिलसिला लगातार वहां जारी है, जबकि आज देश के सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आज सबसे ज्यादा परेशान तो हमारा किसान है। हम भी खेती करते हैं। ये उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जहां पर इस साल किसानों को गेहूं बोने के लिए डाई खाद जो आवश्यक होती है नहीं मिली, ये पहली बार है। तो और किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर अड़ा हुआ है, हजारों हजार की संख्या में। वो लड़ाई करने नहीं जा रहा, अपनी परेशानी और आयोग द्वारा जो सिफारिश है उसको लागू करने के लिए जा रहा है, लेकिन सरकार जाने नहीं दे रही। वो जा रहा है प्रधानमंत्री जी से अपनी बात कहने के लिए, लेकिन दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा। क्या दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नाम दाखिल खारिज हो गई है क्या दिल्ली कोई नहीं जा सकता? क्या प्रधानमंत्री जी से मिलने नहीं जा सकता, अपनी बात नहीं कहने जा सकता? तो ये तमाम सिलसिला आज भी भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम कमियों को, अपनी तमाम वो जो अक्षमताओं को छिपाने के लिए सिलसिला जारी किया है। आज बहुत कुछ तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने देश को सांप्रदायिकता की आग से जलने के लिए बचा लिया है, ये निर्णय लेकर के। तो आज जरूरत है कि इस देश में, इस प्रदेश में महंगाई दूर की जाए। आवश्यकता है नौजवानों को पढ़े लिखे उनको सरकारी नौकरी दी जाए। आवश्यकता है कि हमारे देश की जो जमीन है, चीन ने जो हथिया लिया है उसको छुड़ाया जाए। आज जरूरत है, हमारा सेना का गौरवशाली इतिहास है, दुनिया के लोग हमारी सेना पर लोहा मानते हैं। आज सरकार ने
4 साल के लिए अग्निवीर जैसी व्यवस्था करके, जिसमें ये प्राविधान है कि केवल 4 साल के लिए। अब आप बताइए कि 4 साल के बाद हमारा नौजवान, हमारा बेटा जाएगा मिलिट्री में और 4 साल के बाद वापस आएगा, तो आप बताइए क्या करेगा। 4 साल के बाद आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 4 years वो रिमेनिंग लाइफ में अपनी सारी बची हुई जिंदगी में हमारा वो नौजवान कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये अच्छी बात नहीं है। आज आवश्यकता है कि हमारी सेना का जो गौरवशाली इतिहास है, उस गौरवशाली इतिहास को और आगे बढ़ाया जाए और सेना में लगे हुए जवानों के सम्मान को बढ़ाया जाए, ताकि उनके सामने कहीं अस्थिरता की बात न रहे। इस तरह की जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के संविधान निर्माता है और देश के अंदर कार्यपालिका, विधायिका, संसदीय व्यवस्था उस संविधान के अनुरूप है और उसी संविधान के तहत संसद में दिए गए एक बयान पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत पर अगर कोई दावा कर सकता है तो वह समाजवादी ही कर सकता है। हमने भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं दिए, कांग्रेस पार्टी और वाम दलों ने उम्मीदवार दिए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के संविधान निर्माता है और देश के अंदर कार्यपालिका, विधायिका, संसदीय व्यवस्था उस संविधान के अनुरूप है और उसी संविधान के तहत संसद में दिए गए बयान पर राजनीतिक विमर्श की शुरुआत हो गई, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। लेकिन मूल केंद्र बिंदु यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत पर अगर दावा कोई कर सकता है तो हम समाजवादी लोग ही कर सकते हैं। अशोक मेहता के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी थी, हमने भीमराव अंबेडकर के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, वामपंथी पार्टियों ने दिया। इसलिए हमारी यह समझ है कि संविधान जब है तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार कैसे कर देगा कोई। अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर पर हुए तोड़फोड़ पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना सरकार आपातकालीन मानसिकता से काम कर रही है। अल्लू अर्जुन के घर पर पत्थर फेंकने वाला शख्स सीएम रेवंत रेड्डी का करीबी और कोंडगल यूथ कांग्रेस का सदस्य भी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी केवल बदले की भावना से ग्रसित होकर प्रताड़ित करने के लिए ये सब कर रही है। उन्होंने कहा कि अल्लू अर्जुन को बुलाया है और अंतरिम जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार नहीं करने पर अल्लू अर्जुन से बदला लिया जा रहा है। साफ है कि कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना सरकार किसी भी तरीके से इसको झुकाना है, इस मानसिकता से, इस इमरजेंसी मानसिकता से काम कर रही है। क्योंकि पहले भी उन्होंने जिस प्रकार से ओवररीच करके गिरफ्तार किया, जिस पर हाईकोर्ट की टिप्पणी और हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, उसके बाद जिस प्रकार से लगातार उनके घर पे पथराव होना, जिसमें कांग्रेस का डायरेक्ट लिंक निकल कर आया है। पथराव करने वाला रेवंत रेड्डी जी का करीबी भी है और कोडंगल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी है, चुनाव भी लड़ा है उनके टिकट पर। तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल बदले की भावना से ग्रसित होकर, वेंडेटा पॉलिटिक्स से ग्रसित होकर प्रताड़ित करने के लिए लगातार कर रही है। आज उनको बुलाया भी है और शायद सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है इनकी इंटरिम बेल या बेल कैंसिल करवाने के लिए। कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है इस प्रकार के इमरजेंसी मानसिकता दर्शाने का। किशोर कुमार के गाने भी बंद करवाए थे, शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर मजरू सुल्तानपुरी, देवानंद, इनके ऊपर भी अत्याचार किया था जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और खास करके इमरजेंसी के ज़माने में। अमूमन किस प्रकार से जर्नलिस्ट को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को अरेस्ट करना, प्रतिबंध लगाना, ये भी कांग्रेस पार्टी लगातार करती आई है। और सरकार की प्राथमिकता क्या है? वहाँ पर हैदराबाद में 40% क्राइम में राइज हुआ है। फूड पॉइजनिंग की डेथ्स हर दूसरे तीसरे दिन तेलंगाना की स्कूल्स में होती है, पर उनकी प्राथमिकता है कि हिसाब किताब चुकता करे उस व्यक्ति के साथ
जिन्होंने कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग नहीं की। तो क्योंकि कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग और चुनाव प्रचार नहीं किया, इसलिए अब अल्लू अर्जुन से बदला लिया जा रहा है, ऐसा लगता है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।